जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें कुल मिला के 4-5 टॉपिक हैं, 5-6 टॉपिक हैं, ज़्यादा नहीं है और काफ़ी इजी है। तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, करीब करीब 30-35 मिनट की वीडियो बनेगी, उससे कम ही बनेगी। मैं कोशिश करूँगा जल्दी निपटाने का। तो बेसिकली इसमें इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको डिस्कस करना है। उसके बाद रियलिज़म को डिस्कस करना है। रियलिज़म, लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म, फेमिनिज़म, ये 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद वॉर, सोवरेनिटी, पीस और ह्यूमन राइट्स, ये 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो ये करीब करीब पहला पोर्शन में हम रियल इंटरनेशनल रिलेशन, उसका डेफिनेशन और उसका एवोल्यूशन देखेंगे। सेकंड पोर्शन में हम रियलिज़म, लिबरलिज़म, मार्क्सिज़म और फेमिनिज़म को समझेंगे। और थर्ड पोर्शन में हम वॉर, सोवरेनिटी, पीस, स्टेट और ह्यूमन राइट्स को समझ लेंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली है क्या। इंटरनेशनल रिलेशन इज अबाउट हाउ कंट्रीज इंटरैक्ट विथ ईच अदर ऑन द सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सिक्योरिटी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया में बहुत सारे देश हैं। यहाँ पे स्टेट्स जो टर्म यूज़ हो रहा है वो कंट्री के लिए है बेसिकली। ठीक है, इसको आगे हम लोग डिफाइन भी करेंगे। तो स्टेट्स, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। मैं आपको कंट्रीज़ के फॉर्म में ही समझाता हूँ क्योंकि उससे ईजी होगा समझना। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, करीब करीब 193 तो यूएन में ही हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो ये कंट्रीज़ आपस में कोऑपरेट करती हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सिक्योरिटी के पर्पस से। तो ये जो उनका प्रोसेस है आपस में इंटरेक्ट करने का किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ, उसी को हम बेसिकली जिस हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं या जिस स्टडीज़ में हम उसको देखते हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। समझ गए? तो बेसिक डेफिनेशन यही है कि हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट विथ ईच अदर ऑन द सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी। तो इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्रोसेस, इसके बड़े बड़े थिंकर्स के नाम और देखते हैं आगे। हांस मॉर्गन थे वो सबसे बड़े, इनको मॉडर्न रियलिज्म का मतलब रियलिज्म को इन्होंने इंट्रोड्यूस ही करा है, समझिए एक तरह से। तो हांस मॉर्गन थे वो वेस्ट के बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इनका बेसिकली एक इनकी किताब थी पावर, पॉलिटिक्स एंड नेशनल इंटरेस्ट। उसमें इन्होंने कहा था कि द स्ट्रगल फॉर पावर अमॉन्ग स्टेट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम, यही है बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में जो पावर को लेकर के स्ट्रगल होता है, उसी स्ट्रगल को हम जहाँ पढ़ते हैं, समझते हैं, उसको इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, थॉमस हॉब्स एक बहुत बड़े थिंकर थे, वेस्टर्न थिंकर। इनका भी कहना है द स्टेट ऑफ नेचर एज अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। मतलब कि दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं आपस में सबका सबसे लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? सुप्रीम पोजीशन पे जाने का, सबसे पावरफुल होने का। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, एवरीथिंग इज इंटरेस्ट। आगे देखेंगे रियलिज्म के थ्योरी में, उसको समझेंगे। एनार्की किसको कहते हैं? एनार्की जहाँ सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। जैसे अब आप देखिए, कंट्रीज़ के ऊपर कोई अथॉरिटी है जो इनको कंट्रीज़ को गवर्न करती हो। हमारे ऊपर एक अथॉरिटी है, पुलिस है। पुलिस के ऊपर एक अथॉरिटी है, एडमिनिस्ट्रेशन है। उसके ऊपर एक अथॉरिटी है, स्टेट है। स्टेट के ऊपर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन स्टेट के ऊपर कौन सी अथॉरिटी है? स्टेट का मतलब यहाँ पे मेरा कंट्री का सेंस में था। तो कंट्री जो हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रन करते हैं लोग, प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर जो सेक्रेटरीट है, उनके अंडर जो पूरा का पूरा वृहद ब्यूरोक्रेसी है, उसके ऊपर कौन सा अथॉरिटी है? कोई नहीं। सिमिलरली पूरी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के ऊपर कौन सी अथॉरिटी है? कोई अथॉरिटी नहीं है। तो एनार्की बेसिकली जंगल है। एनार्की का मतलब है जंगल, जहाँ कोई नियम कानून नहीं है। तो वैसे ही स्टेट्स जो हैं दुनिया को जंगल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। वहाँ पे सर्वाइव करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, टू बिकम द मोस्ट पावरफुल मिलिटरली, इकोनॉमिकली। तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 800 मिलिट्री बेसेस पूरी दुनिया में। सर्वाइव करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, टू बिकम द मोस्ट पावरफुल ऑन द प्लैनेट। समझ गए?
तो एनार्की क्या है? एनार्की मीन्स एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का ना होना, यही एनार्की है। कोई भी नियम कानून कायदा ना होना, एनार्की। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्या है। तो 1648 से पहले यूरोप में वॉर चल रहे थे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या था। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे या कहीं सुना होगा, पिछले सेमेस्टर्स में भी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, तो यूरोप में रिलीजियस वॉर्स चल रहे थे। कैथोलिक्स का पूरे यूरोपियन समाज पर करीब करीब प्रभाव था और दबदबा था, तो उनको उस प्रभाव को ख़त्म करने के लिए जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में, मार्टिन लूथर किंग जर्मन के नेतृत्व में जो राजा थे, जो कि चर्चों का अपने ऊपर से प्रभाव ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने विद्रोह किया चर्च के खिलाफ। तो कैथोलिक्स वर्सेस प्रोटेस्टेंट की वॉर शुरू हुई। तो उस वॉर को ख़त्म करके, ताकि चर्च किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में वो ना करे, किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करे, तो उसी के रिगार्डिंग ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुई। और वहीं से मॉडर्न नेशन स्टेट्स का जन्म जिसको कहा जाता है। पूरी दुनिया में जितने भी बड़े फिलोसोफर या स्कॉलर हैं, वो मानते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद ही मॉडर्न नेशन स्टेट्स यहाँ पे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करने शुरू हुई। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बेसिकली क्या था? ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया था सोवरेनिटी और नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स। सोवरेनिटी क्या है, नॉन इंटरफेरेंस क्या है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। नॉन इंटरफेरेंस तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसी भी दूसरे के पारिवारिक या आपसी मामले में हस्तक्षेप ना करना, नॉन इंटरफेरेंस। और सोवरेनिटी मतलब है सुप्रीम अथॉरिटी, अपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया में जो सुप्रीम अथॉरिटी होना ही सोवरेनिटी है। इसको आगे चैप्टर है ये सोवरेनिटी, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया याद रखिएगा, 1648, यहाँ से मॉडर्न नेशन स्टेट्स का जन्म हुआ। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत सारे डिबेट्स हैं, रियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म और इंटर पैराडाइम डिबेट। दूसरा और तीसरा तो पेपर में आता नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में अपलोड है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन रियलिज्म और आइडियलिज्म या रियलिज्म और लिबरलिज्म से क्वेश्चन आता है, तो इसको समझना जरूरी है। रियलिज्म है क्या? रियलिज्म, जैसा कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था एनार्की वाले सिचुएशन में, कि दुनिया एनार्की है, ठीक है। दुनिया जंगल है, और जंगल में सर्वाइव करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, टू बिकम द मोस्ट पावरफुल ऑन द प्लैनेट। कैसे पावरफुल होना है? सिक्योरिटी के पर्पज़ से, और सिक्योरिटी यानी मिलिट्री के पर्पज़ से, और दूसरा इकोनॉमिक मतलब रुपए से। यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने एग्जांपल दिया था, 26 ट्रिलियन की इकॉनमी, और उसके अलावा पूरी दुनिया में 800 मिलिट्री बेसेस। समझ गए? इकोनॉमिक पर्पज़ से भी पावरफुल और सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी पावरफुल। सेम अगर पूरी दुनिया में, रियलिज्म कहता है कि पूरी दुनिया में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, पूरी दुनिया एनार्की है, और अगर यहाँ पे तुमको सर्वाइव करना है, तुमको सबसे पावरफुल होना होगा। पावर एंड सिक्योरिटी आर द सेंट्रल एलिमेंट्स ऑफ द ग्लोबल पॉलिटिक्स, यही है रियलिज्म। स्टेट्स इसमें प्राइमरी एक्टर हैं, और स्टेट्स यहाँ पे कांस्टेंट कंपटीशन में होते हैं पावर के लिए, सबसे पावरफुल होने के लिए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे अभी एग्जांपल के तौर पर, यूनाइटेड स्टेट्स को टक्कर कौन दे रहा है? चाइना कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। 17 ट्रिलियन की इकॉनमी, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 250-300 बिलियन डॉलर का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है चाइना का, यूएस का 1000 बिलियन डॉलर का है। लेकिन धीरे धीरे चाइना उसको कैच करने की कोशिश कर रहा है, यूएस को चैलेंज करने के लिए। तो स्टेट्स जो हैं, मॉडर्न नेशन स्टेट्स, आपस में कांस्टेंट कंपटीशन में होते हैं सबसे पावरफुल बनने के लिए। अभी दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इसी के अपोजिट में एक थ्योरी है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या कहता है? ये प्रोग्रेस में बिलीव करता है, इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, थ्रू रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स। लिबरलिज्म कोऑपरेशन की बात करता है, पावर की बात नहीं करता है, लीथल पावर गेम की बात नहीं करता है। रियलिज्म के जस्ट अपोजिट है लिबरलिज्म, बिलीव्स इन प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ्स थ्रू नॉलेज, सोशल रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें भी 2 ब्रांचेस हैं, नॉन इंटरवेंशनिस्ट और इंटरवेंशनिस्ट। अब इसको समझना है कि ये क्या है। नॉन इंटरवेंशनिस्ट का मतलब कि दूसरे देश में क्या हो रहा है
अगर वहाँ पे डिक्टेटरशिप है या फिर वहाँ पे राजतंत्र ऑटोक्रेसी है, तो उससे अपने आप को, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनके वो इनका इंटरनल मैटर है, वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना है। और हमारा जो अपना डेमोक्रेसी है, हमको अपना वहीं पे अपने अंदर देखना है हमारे को। और हमारे अगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उसको ठीक करना है, दूसरे के मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करनी है। यह है नॉन इंटरवेंशनिस्ट। लेकिन इंटरवेंशनिस्ट, जैसे हम नॉन इंटरवेंशनिस्ट में एग्जांपल दे देता है, जैसे हम इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम पाकिस्तान बगल में आप लोग जान रहे हैं मिलिट्री रूल कर रही है। बांग्लादेश में भी आप देख रहे हैं कंडीशन, म्यांमार में कंडीशन आप देख रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम लोग कभी भी वहाँ पे घुस के रिजीम चेंज वगैरह ऐसा कुछ कभी नहीं करते हैं। तो ये है नॉन इंटरवेंशनिस्ट का एग्जांपल, दूसरे के मैटर में इंटरफेयर ना करना, अपने आप से मतलब रखना, ठीक है। और इंटरवेंशनिस्ट बिलीव करता है कि पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी होना चाहिए। उसके लिए अगर हमें मिलिट्री इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़े भी तो हमें मिलिट्री इंटरवेंशन करना चाहिए। जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स को देखते होंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक में इंटरवेंशन करा, सद्दाम हुसैन को हटा के फेंक दिया। लीबिया में इंटरवेंशन करा, गद्दाफी को हटा के फेंक दिया। कोसोवो में इंटरवेंशन करा। तो रिजीम चेंज करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवेंशन करती है। जैसे कि अभी आप लोग बांग्लादेश वाला भी सुन रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ और रिपोर्ट्स आ रही है कि शेख हसीना को हटाने में हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स का ही हाथ हो। तो इंटरवेंशनिस्ट इनको कहते हैं जो कि दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करते हैं डेमोक्रेसी लाने के नाम पे, समझ गए। तो ये दो ब्रांच है लिबरलिज्म का, एक नॉन इंटरवेंशनिस्ट, एक इंटरवेंशनिस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। लिबरलिज्म के बड़े बड़े अगर की फिगर्स का नाम आपको लेना हो तो वोल्टेयर, कांत, लॉक तो हैं ही, इसके साथ साथ एडम स्मिथ और जेरमी बैंथम भी हैं, ठीक है। आप इनका नाम पेपर में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं अगर आप लिबरलिज्म के रिगार्डिंग आंसर लिख रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और रियलिज्म को किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है? जो कि मैंने आपको बताया कि लिबरलिज्म बेसिकली पावर को ही सब कुछ मानता है और उसके अलावा कुछ मानता ही नहीं है। लिबरलिज्म रियलिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है कि पूरी दुनिया में इफ़ यू हैव टू सर्वाइव यू हैव टू बिकम द मोस्ट पावरफुल ऑन द प्लैनेट, समझ गए। तो रियलिज्म नॉन स्टेट एक्टर्स, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल गवर्नेंस, इन सब चीज़ों में कोई यकीन ही नहीं रखता है। इसी बेसिस पर इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, जबकि दुनिया आज इन सब चीज़ों के लिए आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। इतने सारे ट्रेड हो रहे हैं, 100 बिलियन 200 बिलियन डॉलर का एक दूसरे कंट्री, जैसे हमारा चाइना के साथ 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो उसके अलावा हम लोग कई सारे मंच में साउथ ईस्ट एशिया के साथ, यूएस के साथ हम लोग कल्चरल एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और उसके अलावा क्या नाम है, बड़े बड़े एनजीओज़ हैं जो कि ग्लोबल वर्क करते हैं पीस और स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसको रियलिस्ट मानते ही नहीं है कुछ। वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट को हाईएस्ट और पॉलिटिकल अथॉरिटी मानते हैं और मानते हैं कि स्टेट से ऊपर कुछ है ही नहीं। और स्टेट्स को अगर सर्वाइव करना है तो उनको सबसे पावरफुल होना होगा। तो इसी के बेसिस पर रियलिज्म को कुछ जो अदर स्कॉलर्स हैं, लिबरल स्कॉलर्स भी हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं। स्टेट सेंट्रिक बायस है, मैंने साइड में लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे। लिबरल्स क्रिटिसाइज्ड रियलिज्म ऑन स्टेट सेंट्रिक बायस एंड एडवोकेटेड फॉर अ मोर इंक्लूसिव अप्रोच, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। लिबरलिज्म में मैंने आपको बताया था ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअलिज्म, लिबर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स, रूल ऑफ लॉ, रैशनलिज्म, फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड, कोऑपरेशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ह्यूमन ह्यूमन नेचर तो आप जानते ही हैं। ह्यूमन नेचर बेसिकली पीसफुल इंडिविजुअलिज्म, मतलब हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक जो कि स्टेट में है उसका, हर एक नागरिक, प्रत्येक नागरिक जो स्टेट में है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, यही है इंडिविजुअलिज्म। स्टेट के द्वारा उसको गारंटी करी जाती है, उसकी राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाएगा, ठीक है। लिबर्टी जानते हैं आप लोग, प्रॉपर्टी राइट्स जानते हैं आप लोग, रूल ऑफ लॉ, तो एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया और एनी अदर स्टेट इज़ इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, चाहे वो कोई भी हो, लॉ के सामने एक बराबर है, यही है रूल ऑफ लॉ। रैशनलिज्म,
फ्री मार्केट एंड फ्री ट्रेड, कोऑपरेशन, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। आप लोग उसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म बेसिकली अगर इसको डिफाइन करा जाए तो मार्क्सिज्म का अगर एक लाइन का अगर आपको डेफिनेशन अगर मैं दूं तो a theory that focuses on the economic and material aspects of the IR and how class struggles and economic relations shape it. सिंपली क्लास स्ट्रगल को ये बताता है, क्लास स्ट्रगल के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन को देखता है। बुर्जुआ प्रोलेतारियत मतलब वो तबका समाज का जो सताया हुआ है सदियों से, उसकी नज़र से इंटरनेशनल रिलेशन को भी देखता है। यहाँ पर भी ये क्लासेस की टर्म्स में ही इंटरनेशनल रिलेशन को भी देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। समझ गए? इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ही आर्थिक कारण ही सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का असल कारण होते हैं, आर्थिक कारण। समझ गए? और उसको इलेबोरेट करके समझाता हूँ। मार्क्स बेसिकली समाज में वो तबका जो सदियों से सताया हुआ है अरिस्टोक्रेसी के कारण, राजा महाराजा और जो इलीट क्लास है उनके द्वारा सताया हुआ तबका है, उनके पक्ष में जो बात करता है उसी को मार्क्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंटरनेशनल रिलेशन के टर्म्स में। ठीक है, आगे बढ़ता है। यहाँ से पढ़ भी सकते हैं इसको। बुर्जुआ प्रोलेतारियत, कैपिटलिस्ट क्लास, मार्क्स एंड एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स। रियलिज्म को मार्क्सिज्म या नियो मार्क्सिज्म कैसे वो क्रिटिसाइज करता है, यहाँ आप देख सकते हैं। रियलिज्म सेपरेट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इंटरेक्शंस टू रिजिडली. It lacks a historic perspective in its analysis. It's more like a manual for managing power balances than a comprehensive theory of international politics. रियलिज्म जो है इंटरनेशनल मैटर और डोमेस्टिक मैटर को रिजिडली सेपरेट करता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लैक करता है और मैनेजिंग पावर बैलेंसेस देन अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक, हम देखते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म अगर एक लाइन का वही डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो अ वे ऑफ स्टडीइंग हाउ जेंडर अफेक्ट्स एंड इज अफेक्टेड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फेमिनिज्म जेंडर को सेंटर पे रख के और इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करता है फीमेल के पर्सपेक्टिव से। इट ऑल्सो एग्जामिन्स हाउ जेंडर शेप द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आईआर सच एज वॉर एंड सॉवरेनिटी। ठीक है, आप लोग इसको यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। हम कुछ जो बड़ी फीमेल थिंकर्स हैं जिन्होंने फेमिनिज्म को सेंटर पे रख के, जेंडर को सेंटर पे रख के इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज दी है। मारिया जेलेवस्की, एन टिकनर, जैन जिंदी पेटमन, वी स्पाइक पीटरसन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है फेमिनिज्म को। फेमिनिज्म बेसिकली कुछ अज्यूम करता है, अजम्पशन फेमिनिज्म का जो है जैसे वो मेन को समाज में कमाने वाला, रोटी, ब्रेड विनर का मतलब रोटी कमाने वाला, प्रोटेक्टर मतलब सुरक्षा देने वाला, और रैशनल मतलब मेन ही सोच सकते हैं रैशनल तरीके से। तो समाज में पुरुषों के ऊपर इस तरह से बिहेव करने का जो दबाव होता है, जिसके कारण वो उनका व्यवहार जो होता है महिलाओं के प्रति, वो थोड़ा सा उनको ऑब्जेक्ट, थोड़ा क्या बल्कि वो उनको ऑब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट करता है या देखता है। ठीक है, तो इसी को हाईलाइट करता है, इसी को ये वाला जो अजम्पशन है फेमिनिज्म का, इसी को
सारे स्कॉलर क्रिटिसाइज करते हैं कि सबको एक ही चश्मे से देखना ठीक बात नहीं है। ये हर समाज की वास्तविकता नहीं है। ये कुछ समाज की वास्तविकता हो सकती है, लेकिन प्रत्येक समाज को एक ही चश्मे के साथ देखना उचित नहीं है। ठीक है, फेमिनिज्म क्या है एक बार फिर से मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। ये स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन को, जेंडर को सेंटर पर रख के स्टडी करता है, फीमेल के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन को बताता है। ठीक है, State is a political organization that holds supreme authority within a specific geographic region and has the exclusive rights to use legitimate force. State supreme authority within a specific territory. एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर पे जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी जो होल्ड करता है वही स्टेट है। ठीक, सिंपल डेफिनेशन। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वेबर, स्टेट पोजेस कम्युनिटी, लेजिटिमेसी, वायलेंस, टेरिटरी। पॉपुलेशन होनी चाहिए, लेजिटिमेसी, लॉ होना चाहिए और टेरिटरी, स्पेसिफाइड टेरिटरी होनी चाहिए। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स: पॉपुलेशन, टेरिटरी, इंस्टीट्यूशन, लॉ, ऑटोनॉमी। स्टेट्स के मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, तीसरा इंस्टीट्यूशन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी वगैरह, मीडिया, उसके बाद लॉ और फिर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब सारे डिसीजन को लेने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, सारा डिसीजन खुद से ले सके स्टेट। स्टेट सोवरेनिटी दो तरह की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब अथॉरिटी विद इन इट्स ओन बॉर्डर, अपने बॉर्डर के अंदर सारी तरह का सब मतलब कोई भी डिसीजन लेने की अथॉरिटी। और दूसरा एक्सटर्नल, रिकॉग्निशन एंड स्टेटस इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यूनाइटेड नेशन में करीब करीब 193 मेंबर हैं, जो कि अगर वो आपको एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज करते हैं तब आप एक्सटर्नल रूप से सॉवरन हैं और आपको एक स्टेट की मान्यता मिलती है। सोवरेनिटी दो तरह की, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। वॉर की भी डेफिनेशन। It is an armed confrontation between adversaries driven by irreconcilable political objectives, representing the pinnacle of conflict escalation. War. Confrontation between adversaries, armed conflict, armed rebellion. Or peace. Traditional definition: peace is just absence of violence, but now peace is about building a world where stability and cooperation are the norm. पहले पीस का डेफिनेशन सिर्फ वो था जहाँ पे वायलेंस ना हो, लेकिन अब स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन को मेंटेन करना ही स्टैंडर्ड है। नॉर्म का मतलब जो कि नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल वे है, नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज नॉर्म। अप्रोचेस टू पीस मिशन: एक पीस कीपिंग, दूसरा पीस मेकिंग, तीसरा पीस इन्फोर्समेंट और चौथा पीस बिल्डिंग। पहला पीस कीपिंग: जब यूनाइटेड नेशन के मिलिट्री पर्सनल डिप्लॉय हो जाए और कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज में कंसेंट कराएं, सीज फायर कराएं, तो पीस कीपिंग। पीस मेकिंग: जब मीडिएशन और नेगोशिएशन हो, मध्यस्थता हो दोनों पार्टीज के बीच में और प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी हो। पीस मेकिंग, पीस इन्फोर्समेंट, कोर्सिव एक्शन, मल्टीनेशनल मिलिट्री फोर्सेस। बहुत सारे नेशंस की मिलिट्री जब एक साथ काम करें पीस इन्फोर्स करने के लिए, और कोर्सिव एक्शन है मतलब ज़बरदस्ती, जैसे इराक में बहुत सारी कंट्रीज़ घुसी थी सदाम को पावर से हटाने के लिए, सदाम हुसैन को, तो वो पीस इन्फोर्समेंट का एग्जाम्पल।
और चौथा पीस बिल्डिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एम्ड एट अचीविंग लॉन्ग टर्म कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। पीस बिल्डिंग का एग्जांपल जैसे अफगानिस्तान में यूएस 20 साल से बैठा हुआ था और वहाँ पे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए इंस्टीट्यूशन वगैरह बना रहा था और प्रयास कर रहा था 20 साल तक। उसको पीस बिल्डिंग कहते हैं उस प्रोसेस को। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन राइट्स। Human rights basically code of conduct based on widely accepted ethical principles dignified existence within the society। ठीक है, इसको तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, एनजीओ वगैरह। कोर असम्पशन, ट्रांसफॉर्मेटिव एंड प्रोग्रेसिव, यूनिवर्सल, कॉमन सब्जेक्ट। 3 कोर असम्पशन है ह्यूमन राइट्स के। पोस्ट-कोलोनियल फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज द डार्क साइड ऑफ ह्यूमन राइट रिवीलिंग इनफीरियलिस्टिक। ह्यूमन राइट्स के नाम पे अभी बहुत इंटरवेंशन कर वेस्टर्न कंट्रीज इंटरवेंशन करती हैं, कहीं भी घुस जाती हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में, इराक में, सीरिया में, यमन में, उसके अलावा कोसोवो में ह्यूमन राइट्स के नाम पे इंटरवेंशन करने के नाम पे दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी को ख़त्म कर देना, उसकी ऑटोनॉमी को ख़त्म कर देना पूरी तरह से। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के नाम पे लीबिया, सीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, माली, साउथ सूडान, यमन, दारफुर सब जगह घुस गए थे। यूनाइटेड नेशंस, यूएस अपनी फोर्सेस के साथ, नेटो के साथ। ह्यूमन राइट्स इंटरवेंशन के सपोर्ट में आर्गुमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी, ब्रॉडनिंग द स्कोप ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, लीगल आर्गुमेंट्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, मोरल आर्गुमेंट्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। पढ़ सकते हैं हमारे पास, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सिविलियंस फ्रॉम जेनोसाइड एंड मास किलिंग, इसी के नाम पे तो घुसते हैं। और अगेंस्ट में आर्गुमेंट, lack of legal basis for humanitarian intervention, states' motivation are primarily humanitarian, risking soldiers' life for strangers, potential for abuse, selective application for human principles, और disagreement on moral principles। ये रहे सारे पॉइंट्स। ठीक है, यही चैप्टर है, ख़त्म, इतना ही था।